नमस्कार, अभिवादन में दुर्गेंद्र चौहान। आज बात करेंगे पश्चिम बंगाल के संदेश खाली की, जहां तकरीबन 55 दिनों से फरारी काट रहा मुख्य आरोपी शाहजहां शेख गिरफ्तार हो चुका है और संदेश खाली को लेकर देश में तमाम तरीके की राजनीति हो रही है। लेकिन इन सब के ऊपर ये मसला इतना घृणित है कि कोई भी सरकार 55 दिनों तक ऐसे व्यक्ति को कैसे बचा सकती है, ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है सिस्टम पर, तंत्र पर, सरकारों पर। ममता बनर्जी की सरकार पर संदेश खाली को लेकर कई तरीके के आरोप लग रहे हैं। साख गंवाकर आखिरकार एक्शन में ममता सरकार अब दिखाई दे रही है और कुल मिलाकर जो परिस्थितियां हैं कि क्या एक वो व्यक्ति जिस पर यौन शोषण के तमाम आरोप हों, जमीनें कब्जाने के आरोप हों, ये तो यहां तक कहा गया, वहां के पीड़ितों ने कहा कि 18 से लेकर 40 साल तक की औरतों का इस शेख ने यौन शोषण किया, इसके लोगों ने यौन शोषण किया और सरकारें केवल अपना वोट बैंक बचाने के लिए, सरकार अपना वोट बैंक बचाने के लिए उसे नजरअंदाज करती रही। तृणमूल कांग्रेस के नेता शाहजहां शेख को गिरफ्तार कर लिया गया। देर रात 3 बजे के तकरीबन टीएमसी नेता की गिरफ्तारी हुई और ये कहा जाता रहा, बहुत सारी बंगाल पुलिस टाल मटोल करती रही कि वो बांग्लादेश भाग गया, वो यहाँ भाग गया और म्यांमार भाग गया। लेकिन आखिरकार उसी संदेश खाली से पश्चिम बंगाल की पुलिस ने शाहजहां शेख को गिरफ्तार किया। तकरीबन 55 दिनों से पुलिस शाहजहां शेख की तलाश कर रही थी। शेख को मीना खान के एक अज्ञात स्थान पर गिरफ्तार किया गया है। शाहजहां शेख पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं पर यौन उत्पीड़न, यौन अत्याचार और जमीन हड़पने के गंभीर आरोपों का मुख्य आरोपी है। पश्चिम बंगाल के मीना खान का वो इलाका सुबह के तकरीबन 4:30 हुए थे। ये वक्त था जब सारा इलाका नींद की आगोश में था। इलाके में अगर कोई नींद की आगोश में नहीं था तो वो थे चंद आवारा जानवर और बंगाल पुलिस के जाबाज जवान। पूरी रात एक टक केवल एक घर पर नजर रखे हुए थे। सूरज के जागने के साथ संदेश खाली में उस घर के आसपास केवल पुलिस के जवान अचानक हरकत में आते हैं और हथियारों के साथ एक के बाद एक जवान घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं। पुलिस के जवानों की इस तरह से घर के अंदर दाखिल होने पर वहां पर मौजूद लोग जब तक कुछ आहट पाते या कुछ समझ पाते, पुलिस के चौकन्ने सिपाही एक शख्स को आधी नींद से उठाकर बाहर चले आते हैं। जब पुलिस ने गिरफ्तार किया तो उस शख्स की पहचान करने में ना तो पुलिस ने देर की और ना ही इलाके के उन लोगों ने जो उस वक्त अपने घरों में जाग रहे थे। वो शाहजहां शेख था जो बीते 55 दिनों से कानून और पुलिस के साथ आंख मिचोली खेल रहा था এবং সেই অভিযোগের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা দায়ের করে তদন্ত শুরু হয়। কিন্তু তদন্ত শুরু হওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই ইডির তরফে মাননীয় উচ্চ আদালতে সেই তদন্তের উপর একটা স্থগিতাদেশ চাওয়া হয় এবং সেই আর্জি माननीय उच्च अदालत मंजूर करें। टीएमसी का नेता और संदेश खाली का मास्टरमाइंड अब गिरफ्तार हो चुका है। पुलिस शाहजहां को लेकर तकरीबन 5 बजे वसीर घाट थाने पहुंची। जो सातिर बीते 55 दिनों से पुलिस को चकमा दे रहा था, वो उस तारीख की सुबह 5 बजे सलाखों के पीछे था जिस तारीख को उसे कोर्ट में पेश होना था। बुधवार को ही कोलकाता हाई कोर्ट ने साफ कर दिया था कि शाहजहां शेख को पश्चिम बंगाल पुलिस के अलावा सीबीआई और ईडी भी गिरफ्तार कर सकती है। अदालत के आदेश के बाद संदेश खाली के मास्टरमाइंड की इस तरह से हुई गिरफ्तारी से अब सवाल भी उठना शुरू हो गए हैं। সুতরাং ওই মামলায় তদন্ত করা এবং পরবর্তী গ্রেফতার সহ অন্যান্য যে আইনি পদক্ষেপ হয় সেইটা নেয়ার ক্ষেত্রে আমাদের আইনি বাধা ছিল। এরপর যেটা হয় ঘটনাক্রম
গত 7, 8, 9 ফেব্রুয়ারি আপনারা জানেন সন্দেশখালীতে কিছু বিচ্ছিন্ন অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটে। সেই ঘটনা ঘটার পর থেকে এখন পর্যন্ত শেখ শাহজাহানের বিরুদ্ধে सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अभी तक जिस शाहजहां शेख के गिरफ्तार तक पहुंचने के लिए बंगाल पुलिस पीछे हट रही थी, लेकिन जैसे ही हाई कोर्ट ने केंद्रीय एजेंसियों के हाथ शेख की गिरफ्तार तक पहुंचने के रास्ते साफ किए, तो फौरन बिना देर किए शाहजहां शेख की कलाइयां कानून की बेड़ियों में जकड़ दी गई। तो शेख शाहजहां सालों साल पहले बांग्लादेश से भागकर भारत आया था और उसने सबसे पहले खेतों और ईंट भट्टों में काम करना शुरू किया। धीरे धीरे शाहजहां शेख ने पैर जमाना शुरू किया और जैसे जैसे उसका दबदबा बढ़ा तो लोगों की जमीन पर उसने कब्जा करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते बंगाल का संदेशखाली शाहजहां की एक तरीके से विरासत जैसा बनता गया, जबकि वो विरासत नहीं थी, वो भाग कर आया था, एक भगोड़ा है वो। संदेशखाली में शाहजहां शेख जहां कई नामों से पुकारा जाने लगा। शाहजहां को भाई, माफिया, रॉबिन हुड, शेख और दादा ये सारे नामों से बुलाया जाने लगा। पश्चिम बंगाल का यही वो इलाका जहां पर शाहजहां शेख के बारे में जब लोग बात करते हैं तो यही नाम उनकी जुबान पर होते हैं। কিন্তু এই মামলাগুলি যে 8ই ফেব্রুয়ারির পর যে মামলাগুলি দায়ের করা হয়েছে, যেখানে শেখ শাহজাহানের নাম এসেছে অভিযুক্ত হিসেবে, সেগুলো প্রত্যেকটাই 2 থেকে 3 বছর আগের ঘটা কিছু ঘটনার ভিত্তিতে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। ये वही इलाका है जहां पर शाहजहां शेख का दबदबा था, यानी पश्चिम बंगाल का संदेशखाली, और यहीं से गिरफ्तारी भी हुई। शाहजहां शेख ना कोई विधायक है और ना ही कोई सांसद, बावजूद इसके रसूख और नाम कुछ ऐसा है कि जुबान पर नाम आते ही लोगों की बोलती बंद हो जाती है। शाहजहां सालों पहले बांग्लादेश से भागकर भारत आए। उसने सबसे पहले खेतों और ईंटों के भट्टे पर काम किया। शाहजहां ने शुरुआत में नाव और सवारी गाड़ी भी चलाई। 2002 में शाहजहां ने ईंट भट्टों पर काम कर रहे मजदूरों की यूनियन को बनाया। यूनियन में शाहजहां शेख नेता बने। शाहजहां शेख सत्ताधारी पार्टी माकपा से जुड़ा। माकपा में शाहजहां की एंट्री नेता मुस्लिम शेख लेकर आए। मौजूदा समय में शाहजहां शेख टीएमसी का नेता है। नेता होने के साथ उसके दूसरे भी गोरख धंधे, जिसकी वजह से उसे बंगाल का भाई, मछली पालकों का माफिया, ईंट भट्टों का दादा और सियासी हैसियत में वो खुद को किसी रॉबिन हुड से कम नहीं समझता, जबकि सत्ता के गलियारों में उसकी एंट्री शेख की तरह कराई गई थी। शाहजहां शेख ने पंचायत चुनाव में अपनी सालाना कमाई 20 लाख बताई थी। शेख के पास 17 कारें, 43 बीघे जमीन। शाहजहां के पास 2 करोड़ के गहने और 2 करोड़ बैंक बैलेंस है। शाहजहां के पास संदेशखाली के लोगों के मुताबिक इससे कहीं ज्यादा दौलत है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर शाहजहां शेख को केंद्रीय एजेंसियां क्यों पकड़वाना चाहती थी और बंगाल की सत्ताधारी पार्टी पर उसे बचाने का आरोप क्यों लगता रहा। सवाल तो यही उठता है कि शाहजहां शेख को टीएमसी और पश्चिम बंगाल की पुलिस बचा क्यों रही थी? क्या वो इतना बड़ा वोटों का सौदागर है? क्या बहुत सारा जो पॉलिटिकल एजेंडा है उसको वो कैटर करता है? बहुत सारे सवाल हैं, इनसाइड स्टोरी है इसके पीछे। तो अब सवाल यही उठता है कि जो शख्स न केवल सांसद हो, विधायक हो, मान लीजिए सांसद विधायक होता तो होता है, सांसद विधायकों का रसूख, लेकिन वो ना सांसद है ना विधायक है, वो एक भगोड़ा है, एक टपोरी टाइप का आदमी इतना बड़ा दादा कैसे बन गया? सांसद तो फिर भी इलाके में रसूख रखता है, और एक ऐसा इंसान तो नहीं कहेंगे उसको अब, क्योंकि इसके इतने कुकर्म हैं शाहजहां शेख के कि अब उसकी इंसानियत पर भी सवाल उठने लाजिमी है। उसके आगे कोई जुबान नहीं खोलता। ये भी कहा जाता है कि संदेशखाली में शाहजहां शेख का ही सिक्का चलता है और उसका गोरख धंधा भी। वहां पर लोगों की जुबान उस वक्त खुली जब वो कई दिनों से फरारी काट रहा था।
भट्टा मजदूर से संदेश खाली के खलनायक तक का सफर। संदेश खाली में 13 सालों से जुर्म की सियासत। संदेश खाली में चल रहा था शेख का राज। हिंदुस्तान के हद में होने के बावजूद पश्चिम बंगाल के संदेश खाली इलाके में एक जुर्म के दादा की हुकूमत सालों से चल रही थी। इल्जाम यही है कि शाहजहां शेख और उसके गुंडे बीते 13 सालों से महिलाओं की इज्जत को तार तार कर रहे थे। रॉबिनहुड शाहजहां के इशारे पर संदेश खाली की महिलाओं के साथ अत्याचार किए जा रहे थे। वहां की महिलाओं का दावा यहाँ तक था कि शाहजहां और उसके करीबी महिलाओं को पार्टी के बहाने बुलवाते थे और उनके साथ गलत काम को अंजाम देते थे। संदेश खाली में शाहजहां का गुंडा राज कायम। गांव की गरीब और महिलाओं का यौन शोषण। पार्टी में बैठक के बहाने महिलाओं को बुलाया जाता था। संदेश खाली में शाहजहां शेख पर गरीब लोगों की जमीन को हड़पने का आरोप लगता रहा है। सत्ता के नजदीक जाने के बाद ही शाहजहां ने अपने असली रंग दिखाना शुरू किया था। बताया जा रहा था कि पहले जमीन लीज पर लेता था शाहजहां, तालाब बनाकर मछली और झींगा पालता था। जो किसान खेत लीज पर देने से मना करते थे, उसके खेत में गुंडे खारा पानी भर देते थे। खारे पानी से फसलें खराब हो जाती थी। मजबूरी में किसान को खेत लीज पर देना पड़ता था। 2 साल तक शेख किसान को पैसा देता था, उसके बाद मुकर जाता था। पैसा देना बंद करने के बाद शेख किसानों की जमीन पर जबरन कब्जा कर लेता था। संदेश खाली में शाहजहां का सिक्का चलने लगा था। जो शिकायत करता उसके साथ मारपीट होती थी। संदेश खाली का जो सच सबके सामने आया है, उसने पूरे देश के लोगों को डरा कर रख दिया है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। वास्तव में ये दर्द वही महसूस कर सकता है जिस पर ये बीतती है। लाख आप कहिए कि भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता ममता बनर्जी की सरकार के पीछे पड़े हैं, वहाँ अस्थिरता फैला रहे हैं, लेकिन सच तो है ये। जो कुछ संदेश खाली में निकल कर आया, अगर बीजेपी के नेता, बीजेपी के लोग अगर इस मुद्दे को नहीं उठाते, बार बार नहीं जाते, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं करते, तो ये जो कृत्य है ये हो सकता अगले 13 साल तक और चलता रहता। शेख शाहजहां एक तरीके से पूरी पैरेलल सरकार चला रहा है। पहले कम्युनिस्टों के साथ में उसका जो राजनीतिक रिश्ता था और अब टीएमसी के साथ में। कमोबेश इस देश में इस तरीके के संदेश खाली और भी हैं। राजनीति और अपराध जब ये इनका गठजोड़ होता है तो एक तरीके से ये जनता पर, आम आदमी पर ये कहर बनकर टूटते हैं। और संदेश खाली इसी की जीती जाती मिसाल है। हाई कोर्ट के बार बार जो कलकत्ता हाई कोर्ट है उसके बार बार दखल के बाद बीजेपी के नेताओं को सशर्त अनुमति दी गई वहां जाने की, और ईडी की टीम भी वहां पहुंची। आज जो गिरफ्तारी तड़के हुई है शेख शाहजहां की, वो किसी यौन शोषण के मामले में नहीं हुई। अभी भी मुझे लगता है ममता बनर्जी की सरकार शायद नहीं चेती है। उसकी गिरफ्तारी हुई है ईडी पर हमले के मामले में, जो ईडी के अधिकारियों के साथ मारपीट हुई थी, तोड़फोड़ हुई थी। ईडी भी वहां जांच करने पहुंची थी, तो उस एक मामले में। तो कुल मिलाकर ये पूरा प्रकरण पूरा ये है। और संदेश खाली का ध्यान भारतीय जनता पार्टी ने इस देश की तरफ खींचा है। केंद्र की सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, बहुत सारा अख्तियार उसके भी हाथ में है। सवाल ये है कि इस तरीके का जो कृत्य है, जो लोगों की जमीन हड़पना, उनकी इज्जत असबाब को हड़प लेना, ये अपने आप में एक बहुत गंभीर अपराध है। और आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी ये अपराध हो रहा है, होता रहा है, ये बहुत चिंता का विषय है। हमारे साथ इस कार्यक्रम को बहुत गहराई से, जो हमारा ये मंथन कार्यक्रम है, इसको बहुत गहराई से
दर्शकों के सामने प्रस्तुत करने वाली हमारी सहयोगी संवाददाता सोनम सिंह न्यूज़ रूम से जुड़ी हैं। सोनम हमारे साथ लगातार इस कार्यक्रम में रहेंगी। जफर नकवी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। जफर भाई स्वागत। अवधेश भार्गव राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार, तमाम सामाजिक मसलों पर अपनी बड़ी पैनी राय रखने वाले हमारे साथ बहुत ही अनुभवी पत्रकार जुड़े हुए हैं। और अवधेश चौधरी जी पश्चिम बंगाल के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, बड़े सम्मानित पत्रकार हैं और समसामयिक मुद्दों पर अवधेश चौधरी अपनी बातें रखते रहते हैं। बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। मंथन की शुरुआत सोनम से करेंगे। सोनम इस पूरे मसले को लगातार फॉलो करती रहे संदेश खाली को लेकर, और वो बहुत संजीदा भी रही इस मसले को लेकर। लगातार वो डिस्कस करती रही न्यूज़ रूम में, हम लोगों से बात करती रही, लेकिन ये मसला बड़ा गंभीर है और इसको हम लोगों को लगातार प्रमुखता से उठाना चाहिए। शायद इसीलिए हम लोग इस कार्यक्रम को बहुत मजबूती के साथ में आज सामने लेकर आए। और सच जो इनसाइड स्टोरी है, जो इनसाइडर है, मंथन अमूमन हम राजनीतिक कार्यक्रमों को, राजनीतिक मुद्दों को लेकर करते हैं, लेकिन जब समाज की नींव हिल जाए और राजनीति इस घृणित स्तर पर होने लगे कि साहब अगर वोट बैंक को बचाना है तो किसी को भी बचा लो, किसी को भी बचा लो, तो फिर जाहिर सी बात है कि फिर वो हमारा दायरा वहां आ जाता है। हम पत्रकार हैं, फिर हमारा वो अख्तियार भी हो जाता है। सोनम, इस पूरे मामले में पश्चिम बंगाल 55 दिनों के बाद जागी है, आधा अधूरा जागी है। क्या चीजें बाधा नजर आ रही, क्या चीजें वहां ऐसी रही? एक पत्रकार के तौर पर आपने क्या समझा, क्या जाना, दर्शकों को बताइए। जिस तरह से देखा जा रहा था सर कि ममता बनर्जी की जो सरकार है संदेश खाली को लेकर किनारा काटते हुए दिख रही थी, और अब जब बीजेपी ने प्रमुखता से इसका समर्थन किया और वहां पर महिलाओं के दर्द को सुना और पूरे मीडिया के सामने, पूरे देश के सामने संदेश खाली का सच आया, उसके बाद में अब जब ममता बनर्जी सरकार की साख बचती हुई नहीं दिख रही है, तो ममता बनर्जी सरकार अब एक्शन मोड में दिखाई दे रही है और आनन फानन में शाहजहां शेख की गिरफ्तारी करवाई गई है। वो इसलिए नहीं कि शाहजहां शेख मुजरिम है, बल्कि इसलिए कि उनको कहीं केंद्रीय एजेंसियां खुद गिरफ्तार ना कर लें, इसके लिए उनकी गिरफ्तारी कराई गई है। सोनम, जाहिर सी बात है कि एजेंसियां ना गिरफ्तार कर ले, लेकिन इसके पीछे क्या बड़ी वजह अब तक निकल कर सामने आई है? एक जर्नलिस्ट के रूप में आपने क्या देखा, क्या बड़ी वजह हो सकती है? कोई क्योंकि जिस तरीके से कहा जा रहा था, बार बार टीएमसी पर आरोप लग रहा है कि क्या उस इलाके में राजनीतिक रूप से जो शेख शाहजहां है बड़ा प्रभावी है, बड़ा फायदेमंद है टीएमसी के लिए? सोनम, जाहिर सी बात है कि 13 सालों से जिस इलाके में उसका सिक्का चलता हो और खुद वो टीएमसी का नेता हो, उससे पहले माकपा का नेता रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वहां पर उसका राजनीतिक फायदा टीएमसी को मिलता रहा है। इसी वजह से वो संदेश खाली का जो आरोपी है शाहजहां शेख, उस पर हाथ नहीं डालना चाह रही थी, लेकिन जब केंद्रीय एजेंसियों ने दबाव बनाया, उसके बाद में ममता सरकार एक्शन में आई है। ठीक है सोनम, आप लगातार बने रहिए इस कार्यक्रम में। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता मयंक शुक्ला भी जुड़े हुए हैं। स्वागत है मयंक जी। बहुत गंभीर विषय है और राजनीति तो हम बात करते ही हैं रोज। अवधेश चौधरी की तरफ रुख करेंगे। अवधेश जी, ओवरऑल ये जो पूरा प्रकरण है, संदेश खाली लगातार 55 दिनों 60 दिनों से चर्चा में है। ये बार बार ये तो टीवी के स्क्रीन पर दिख रहा कि संदेश खाली में कुछ हो रहा है। इस देश के, मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं हो, केवल शब्द पता है संदेश खाली। आज हमने इनसाइडर पूरी स्टोरी बताई कि वास्तव में क्या है, हमने अपने दर्शकों को समझाया है। 55 दिनों से ममता बनर्जी की सरकार वहां इतनी शिथिल क्यों पड़ी थी? क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक कारण है, या जो कुछ दिख रहा है वैसा नहीं है, बीजेपी कोई राजनीतिक लाभ लेना चाहती है? अवधेश चौधरी, बता रहा हूं सर कि आप सभी को नमस्कार और आपके सभी दर्शकों का स्वागत है। सर, सबसे बड़ी बात है कि हम लोग जो बोल रहे हैं कि यहाँ जो 13 वर्षों से, ये 13 वर्षों नहीं सर, इसको हम लोग वर्ष 20
वर्षों से इसका दबदबा चला रहा है। और ये जो 55 दिन की जो बात है, इनके गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? कुछ न कुछ तो कहीं दबाव तो रहती है सर। कुछ उनको पॉलिटिक्स लाभ मिला है, जब तक उनको राजनीतिक लाभ नहीं मिलता तो इनके ऊपर हाथ नहीं डाला गया। सबसे बड़ी बात ये संदेश खाली की माजरा तब नहीं खुल कर आता कि जब इनको राशन घोटाला नीति में इनका ऊपर पूछताछ के लिए ईडी नहीं जाती। तो ये क्या यौन शोषण किए थे, ये सारा मुद्दा नहीं था। ये सबसे बड़ा मुद्दा आया राशन घोटाला में, राशन दुर्नीति में इनके ऊपर ईडी गई थी वहां जांच पड़ताल करने के लिए, पूछताछ करने के लिए। जब इनके ऊपर हमला हुआ ईडी के ऊपर, उसके बाद सारा मजा जो है खुलकर उनका काले कटोरी के खुलकर सामने आया लोगों के सामने, धीरे धीरे खुलकर सब है। क्योंकि उनकी इतने दहशत थे, उसका इतना दहशत था कि लोग खुलकर सामने नहीं आते थे। नंबर 1। नंबर 2 कि सिख शाहजहां जो है ये एक दिन का पनपा हुआ नहीं है। ये वाम मोर्चा का समय से ही ये आपराधिक कर्म से जुड़ा हुआ था, एक दबदबा था। इस घटना में काम करते करते धीरे धीरे मजदूरों का नेता बनते गया। अब मजदूरों को अपने साथ लेते लेते एक साम्राज्य जो है स्थापित कर दिया। अब सर सुने होंगे कि खेतों में जिस प्रकार नमकीन पानी छोड़ दिया जाता था, नूना पानी छोड़ दिया जाता था, फसलें नष्ट हो जाती थी, उसको अपना लीज पे लेता था, फिर 2 साल बाद पैसा नहीं देता था, सारा समाज खुलकर। अब महिलाएं जो है, जब महिलाओं को लगा कि हमारे ऊपर कोई संरक्षण मिल रहा है, किसी पार्टी का संरक्षण मिल रहा है, अपराध के साथ ईडी सीबीआई का संरक्षण मिल रहा है, कोर्ट का संरक्षण मिल रहा है, तब वो खुलकर सामने आ रही है, वो खुलकर बोल रही है। लेकिन ये 55 दिन का मसला था, पुलिस इसमें लगी हुई थी। और दूसरी राजनीतिक पार्टियों को लग रहा था कि पुलिस नहीं जाके, पुलिस अपनी खोजबीन में लगी हुई थी, जो कि हर राजनीतिक दल के लोग वहां जाना चाहते थे। तो पुलिस जिस नहीं जानती कि वहां पर और भी जो 144 लगाकर पहले रोक लेती थी कि अगर वहां गांव में एंट्री करते हैं तो और भी झमेला बढ़ सकता था। तो पुलिस अपने कोर्ट को इसमें शामिल होना पड़ा। बीजेपी ने कोर्ट की तरफ मुख किया कि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, तो कोर्ट अपना फैसला दिया कि जल्द से जल्द उसको गिरफ्तार किया जाए। तो सुने होंगे सर आप लोग कि कोर्ट के आदेश के बाद ही टीएमसी के प्रवक्ता ने कहा कि 7 दिन के अंदर जो है उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और देखिए 7 दिन के अंदर ही कल सुबह 4:30 में उसको एक मकान से पुलिस ने गिरफ्तार कर ली। लेकिन सबसे बड़ी बात है, कहीं ना कहीं तो सर आप सभी जानते हैं कि सिर्फ बंगाल में ही नहीं बहुत ऐसे जगह है कि जहां पर अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। ठीक बात है, बड़ी महत्वपूर्ण बात चौधरी जी ने कही। एक ब्रेक के लिए जा रहा हूं। वास्तव में शेख शाहजहां जैसे लोग जब राजनीति का संरक्षण पाते हैं तो ऐसे ही आम जनता पर अत्याचार करते हैं। और ये अकेला नहीं है, अभी आप देखेंगे इस देश में बहुत सारे शेख शाहजहां हैं जो राजनीति की वजह से एक तरीके से रक्त बीज की तरह फैल रहे हैं। गैंग्स ऑफ शाहजहां, इस तरीके के शाहजहां बहुत सारे हैं और उनके प्यादे भी बहुत सारे हैं इस देश में। वो केवल संदेश खाली के शाहजहां भर से कार्रवाई करने से काम नहीं चलने वाला। अभी भी वास्तव में राशन घोटाला, जैसा कि अभी अवधेश चौधरी बंगाल के पत्रकार हैं, उन्होंने कहा कि राशन घोटाले के लिए अगर ईडी नहीं जाती तो ये पूरा मामला ही नहीं खुलता। आप देखिए वो आदमी सरकारों के संरक्षण में, राजनीतिक पार्टियों के संरक्षण में राशन माफिया, लैंड माफिया, और फिर वो लोगों को तंग करने लगा। हमारे साथ बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार अवधेश भार्गव जी लगातार जुड़े हुए हैं। भार्गव जी, आपकी तरफ रुख कर रहा हूं। आपने बहुत सारे इस तरीके के घटनाक्रम पूरे देश में देखे होंगे और अभी भी आप देख रहे होंगे। जिस राज्य से आप आते हैं, मध्य प्रदेश, वहाँ भी रेत माफिया का एक लंबा वो है और सरकारों के संरक्षण में इस तरीके की चीज़ें होती हैं। सरकार, पॉलिटिकल पार्टी, और उसके बाद फिर इस तरीके की चीज़ें आती हैं। संदेश खाली को लेकर क्या जरिया नज़रिया आप रखते हैं? और पॉलिटिकल ममता बनर्जी की ऐसी क्या मजबूरी है कि वो इतने दिनों तक उन्होंने लगा दिया उसको गिरफ्तार करने में? वो भी अभी एक बचाव की मुद्रा में कि बचा लो उसको जहां तक बच जाए वो माफिया। अवधेश जी।
अनम्यूट करिए। अवधेश जी, हम सुन नहीं पा रहे हैं आपको, कृपया अनम्यूट करिए। आवाज आ रही है अब मेरी? हाँ बोलिए। हाँ, देखिए दुर्गेन जी, ये राजनीति का एक दूषित चेहरा है। आपको पता है कि लेबर जंक्शन होती है, जिसको पीठा कहा जाता है, जहाँ सारे मजदूर इकट्ठा होते हैं, जी जिसे भी मजदूरों की जरूरत होती है वहां से वो ले जाता है। जब भी कोई राजनीतिक नेता आता है, उनकी भीड़ जुटाने के लिए कुछ ठेकेदार पाले जाते हैं, जो जाकर मजदूरों को ले आते हैं, उनको रोजंदारी देते हैं और भीड़ बढ़ा देते हैं। तो शेख शाहजहां इस देश में बहुत सारे पैदा हुए, और राजनीतिक दलों की ये मजबूरी है कि उन्हें रखना है, नहीं तो उन्हें भीड़ कहां से मिलेगी। रहा ये कि पश्चिम बंगाल में ममता जी तो शुरू से चिल्ला रही थी कि वो तो आरएसएस का लोग था, जो खेला किया, वो मास्क लगाए हुए था। वो तो मान ही नहीं रही थी कि शेख जहां के गुंडे थे, वो तो आरएसएस पर आरोप मढ़ रही थी। और अभी भी जो गिरफ्तारी हुई है वो महिलाओं की शिकायत पर नहीं हुई है। जी जी। अभी भी गिरफ्तारी ईडी पर हमले पर हुई है। क्यों? इन्हें मालूम था कि अगर ईडी के हमले पर कार्रवाई नहीं की, और फिर देखिए अभी प्रोग्राम बन गया है, नरेंद्र मोदी जी पहुंच रहे हैं कल। नरेंद्र मोदी जी संदेश खाली जा रहे हैं। नहीं, कल नहीं आ रहे सर, 6 तारीख को आएंगे बसीरहाट में। हाँ, तो आप देखें कि खेला तो अब होगा, खेला तो अब होना है। तो राजनीति में कई ऐसे लोग हैं दुर्गेन जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ हाँ, मैं सुन रहा हूँ, दर्शक सुन रहे हैं, बोलिए कृपया। जी, तो राजनीति में खासकर पश्चिम बंगाल में एक समय था जब मेरी पोस्टिंग वहां पश्चिम बंगाल में थी, मैं राष्ट्रीय अखबार में था। उस समय मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी जी। एक बंदा हाथ में बम लेकर के दिन में 2 बजे निकलता था, पूरी लाइन से दुकानें बंद हो जाती थी। उसने कहा शट डाउन, तो सब शट डाउन। पहले क्या था, फैक्ट्रियों में मजदूर थे, आजकल मजदूर नहीं है। ईंट भट्ठों में, रेत खदानों में यही मजदूर मिलेंगे, या लेबर जंक्शन जो होता है जहां से शहर के लिए मजदूर मिलते हैं। तो मजदूरों से ही लोग नेता बनते हैं। मैं आपको कई लोग, हमारे यहाँ बाबूलाल गौर मुख्यमंत्री तक गए, वो भी मजदूर थे, उन्होंने कपड़ा मिल में मजदूरी की थी, वहीं से यूनियनबाजी से शुरू हुए। और आज जो भी नेता है, आप चाहे मुलायम सिंह जी हों, क्योंकि मैंने तो नेताजी राजनारायण जी को भी देखा है, जॉर्ज फर्नांडिस को भी देखा है, कि ये लोग भी सब मजदूर यूनियन से ही आगे गए। तो जो अब ममता जी खुद, तो कुल मिलाकर के अब संदेश खाली जिसको नक्शे में भी लोगों ने नहीं देखा था, आज हिंदुस्तान के हर आदमी की जबान पर संदेश खाली चढ़ा हुआ है। तो संदेश खाली में आज उन महिलाओं को क्या न्याय मिला? उनको महिलाओं को कोई न्याय नहीं मिला, क्योंकि संरक्षण राजनीति का है। संरक्षण गुजरात में क्या होता था, वहां क्या संरक्षण नहीं था? उत्तर प्रदेश में क्या होता था? लेकिन जब से बाबा आए हैं, तो बाबा ने थोड़ा सख्ती की है, तो वहां गुंडागर्दी कम हो गई। और जब उत्तर प्रदेश में क्या नहीं था, दिन दहाड़े डाकुओं का कितना आतंक था, विश्वनाथ प्रताप सिंह को इस्तीफा देना पड़ा था, अपने समय सीमा में नहीं पकड़ पाए थे। तो ये सब राजनीति के पाले हुए लाड़ले लोग हैं, और जो लाडला होता है उस पर कार्रवाई तो बड़ा मुश्किल होती है, उस पर कार्रवाई नहीं की जा सकती। कार्रवाई तब अभी भी कार्रवाई जो हो रही है, आप देखेंगे ये ठोस कार्रवाई नहीं होगी। दुर्गेन जी, मेरी बात को नोट कर लीजिएगा। जी जी। क्योंकि पश्चिम बंगाल में सरकार टीएमसी की है। टीएमसी कभी भी अपने बंदे को, अपने पृष्ठभूमि को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, अभी भी वो बचाएंगे। ये तो दबाव में उन्होंने कर दिया, क्योंकि मीडिया ने मामले को उठा दिया है। कुल मिलाकर के इस देश में स्वच्छ राजनीति बची नहीं है, सिद्धांतों की राजनीति बची नहीं है, स्वार्थ की राजनीति है, सिर्फ स्वार्थ की। अब वो मोदी जी कहते हैं कि ममता जी अपने भतीजे को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, उधर वो अपने लड़के को मुख्यमंत्री बनाना, तो क्या है ये? राजनीति है क्या? विरासत है क्या? राजा महाराजा थे राज लोग हैं कि विरासत में उनको राजमुकुट पहना देंगे? तो जब ऐसी राजनीति चलती हो, तो शेख शाहजहां जैसे लोग हर इलाके में मिल जाएंगे, हर प्रदेश में मिल जाएंगे, और ऐसा ही शोषण होता रहेगा। अभी तक महिलाओं की पूरी बात बाहर नहीं आई है, मीडिया भी डर रहा है,
क्योंकि पश्चिम बंगाल का मीडिया रहना उसको वही है। आप वहां मीडिया की हालत देखिए, खुलकर नहीं बोल सकते, अपनी टिप्पणी नहीं दे सकते, अपनी कलम नहीं चला सकते, क्योंकि सरकारों के रहमो करम पर मीडिया इंडस्ट्री भी चल रही है। जब से मीडिया को इंडस्ट्री का दर्जा मिला है तो मीडिया को अपनी कमाई भी देखना है। आप देखें दुर्गेन जी, मैं तो इसमें मीडिया में ट्रेड यूनियनिस्ट भी हूं। आपने देखा होगा, हमने वेतन आयोग की लड़ाई लड़ी, वेतन आयोग लागू करवाया। अब जी। क्या हुआ, अब हमारे पत्रकार साथियों को अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिलता है, कॉन्ट्रैक्ट पर रखे जाते हैं। जो अपॉइंटमेंट लेटर होगा तो अभी भी है अदालत चला सर, जाएगा, अदालत चला अभी जाएगा। भी कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जा रहा है। जी जी जी, अभी भी वास्तव में कॉन्ट्रैक्ट दयनीय स्थिति तो है। बंगाल में कुछ ज़्यादा हो सकती है, देश में कुछ कम हो सकती है, लेकिन पूरे देश में कमोबेश स्थिति वही है। लेकिन इस तरीके की चीज़ें, मयंक शुक्ला, एक छोटी सी टिप्पणी मैं चाहता हूं, क्योंकि आप भी एक तरीके से बीजेपी के विपक्ष के नेता हैं। क्या नैतिक रूप से इस तरीके के लोगों को संरक्षण देना चाहिए क्या? क्योंकि अभी अवधेश जी ने एक इशारा किया कि भाई आपकी सरकारें भी रहती थी तो बहुत माफिया गुंडे उनको संरक्षण मिलता रहता था, और बाबा की सरकार आ गई तो बड़ा अच्छा माहौल हो गया है। मैं इस पर उस पर नहीं जाता कि बाबा की सरकार में बहुत अच्छा है, अखिलेश यादव की सरकार में बहुत खराब था। इस तरीके की चीजें जो शेख शाहजहां जैसे लोग, क्या अब इनके दम पर राजनीति की जाएगी क्या, की जानी चाहिए क्या? मयंक शुक्ला। देखिए, आदरणीय अभी जो बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के समय में डाकू हुआ करते थे। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सीधे उसके बाद से आज जागे हैं बीच के, क्योंकि जब विकास होता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है, टेक्नोलॉजी बढ़ती है। उस जमाने में जो परिस्थितियां थी डाकुओं की, वो आज नहीं है। मगर मैं अगर उत्तर प्रदेश की बात करूं तो योगी आदित्यनाथ जी के संरक्षण प्राप्त जो अपराधी हैं वो इस कदर बेलगाम है कि पूरे प्रदेश में खनन अपने चरम पर है। साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे अपराध की, तो महिला अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 हो गया है। तो मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि किस प्रकार से लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त हो गया है। इसके बाद अगर मैं बात करूंगा, जो भी सत्ता संरक्षण प्राप्त कर लेता है वो एकदम से वॉशिंग मशीन में धुल के साफ हो जाता है। सीबीआई, ईडी उससे दूर हो जाते हैं। और जैसे ही चुनाव आता है, अब तो ये पता चलता है जब विपक्ष के नेताओं पे नोटिस जाने लगता है तो इस बात का पता चलता है कि अब चुनाव आ गया है, ताकि भारतीय जनता पार्टी की, जो पहले सीबीआई को लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो मुझे लगता है अब वो हो गया कम्युनल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन भारतीय जनता पार्टी का। वो इसी प्रकार से काम कर रहे हैं, सारा द्वेष भाव से काम होता है। सीबीआई की नोटिस से पता चलता है कि अब चुनाव बेहद नजदीक आ गए हैं और विपक्ष को अब हमें परेशान करना है। जैसे ही कोई भाजपा में जाता है वो साफ हो जाता है। ऐसी कौन सी मशीन है भारतीय जनता पार्टी के पास? अमित शाह जी को आप बात कर रहे थे, थोड़ी देर पहले मैं सुन रहा था, अमित शाह जी जब तड़ीपार रहे तब उनको जो समय काटा उन्होंने, वो आज तो सरकार में है, आज वो समय थोड़ी ना है उनका। आज वो विधायकों की खरीद फरोख्त कर रहे हैं खुलेआम प्रदेश में और सब जगह सरकारें बना बिगड़ रहे हैं। अल्पमत की सरकार को भी पूर्ण मत की बहुमत की बना दे रहे हैं। तो ये सब क्या हो रहा है? इससे नैतिकता की तो कोई स्थान रह नहीं गया मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी में। और जैसे भी अपराधी संरक्षण में आता है, यदि वो योगी जी के संरक्षण वाला अपराधी है तो बहुत अच्छा है, अगर कोई और है तो उनके लिए खराब हो जाता है। हालांकि तो सभी लोग उनके वहां पहुंचे, तो ऐसा कोई अपराधी उत्तर प्रदेश में। मयंक भाई, ये काम विपक्ष के लोग भी तो कर रहे हैं। हम चलिए, हम आपके आरोप को एक क्षण के लिए मान लेते हैं, एकदम है आपके आरोप में, लेकिन क्या ये शाहजहां शेख जैसे लोग, ममता बनर्जी तो आपकी पार्टी की बड़ी करीब नेता हैं, और अब क्या इस तरीके की चीजें होनी चाहिए थी क्या? नैतिकता क्या ये कहती है, पॉलिटिकल क्या जो सुचिता है वो कहती है कि भाई एक इस तरीके का व्यक्ति जिसके ऊपर सैकड़ों महिलाओं के साथ दुराचार, यौनाचार उसके लोगों द्वारा इस तरह की चीजें निकल कर आई हैं, क्या ये राजनीतिक संरक्षण ऐसे लोगों को मिलना चाहिए क्या? और अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई, ये भी सवाल उठता है। देखिए, मुझे तो डिबेट में जो विषय था कुछ और पता था, और नहीं, मैं उसी विषय पे जाऊंगा, जो विषय आपने उठाया वो विषय है, अखिलेश यादव को नोटिस वो विषय है, मैं जा रहा हूं उसी पे। मानवता विरोधी कामों में कोई भी शामिल हो, चाहे वो किसी जाति, धर्म या पार्टी का हो, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, ये परम सत्य है। ये बात मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ जी को भी उत्तर प्रदेश में बता दे। पश्चिम बंगाल बहुत दूर है, मैं उत्तर प्रदेश के हालात पे कहता हूं कि बुलडोजर से एक माँ बेटी को जिंदा जला दिया जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों की नैतिकता पता नहीं कहां हो जाती है।
दिन दहाड़े यहाँ पे अपराध होते हैं, महिला अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 हो गया, तो नैतिकता भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की कहाँ चली जाती है? नहीं, ये कहने से संदेश खाली को हम जायज नहीं ठहरा सकते मयंक शुक्ला। नहीं, मैं जायज किसी को नहीं ठहरा रहा हूं, ना मैं जज भी नहीं हूं। मैंने कहा कि जो अनैतिक कार्य करे वो किसी भी जाति धर्म का हो, किसी भी पार्टी का हो, ये विषय राजनीतिक है ही नहीं। जो गलत काम करे उसको सजा मिलनी चाहिए। ये बात अगर राजनीति में आ रही है, कोई राजनीतिक चश्मे से इसे देखेगा तो मैं सहमत नहीं होता। ठीक बात है जफर नकवी, बहुत सारी ठीक है। आपने ये मुद्दा उठाया, आपकी ईडी गई राशन घोटाले में, मारकूट हुई, मारकूट कर ईडी को भगा दिया, वहां से मसला उठा और जैसी तस्वीरें निकल कर आ रही हैं वो बड़ी भयानक हैं, निश्चित तौर पर बड़ी भयानक हैं। लेकिन बहुत सारे प्रश्न, अगर 4 उंगली आप दूसरी तरफ उठाते हैं तो 2 उंगली आपकी तरफ भी उठती हैं। देखिए चौहान साहब, ये जो विषय है ये विषय अति संवेदनशील है। इसमें राजनीति को बिल्कुल कोने में कर देना चाहिए। इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। एक व्यक्ति जो किसी भी समाज से वर्ग से आता है उससे भी मतलब नहीं होना चाहिए कि वो किस समाज से संबंध रखता है या किस वर्ग विशेष से संबंध रखता है। एक व्यक्ति जिसपे ईडी की जब टीम पहुंचती है, उस पर जब जानलेवा ईडी पे जानलेवा हमला करता है तो यहाँ पे शक होता है कि इसको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, उसको भी हम साइड कर देते हैं। लेकिन एक व्यक्ति जो इस प्रकार से महिलाओं का शोषण कर रहा है, दोहन कर रहा है, उसके बाद जब महिलाओं के अंदर थोड़ी सी कुव्वत आती है, उसके बाद भी सरकार इनको जो है 55 दिन लग जाता है इस मामले को सामने लाने में। जब हाईकोर्ट अपनी संलिप्तता जाहिर करता है तब जाकर ऐसे माफिया तबके के लोग इनकी गिरफ्तारी होती है। उसके बाद भी आप उसको जब कोर्ट में जाता है उसका आप रौला देखिए कि क्या सीना तान के जा रहा है। पुलिस चारों तरफ ऐसे घूम रही जैसे लगता है कि वो कोई विधायक या सांसद आया है और वो औचक निरीक्षण पे अपने जो है विभाग के लिए आया है। इस प्रकार का राजनीतिक संरक्षण उस व्यक्ति को प्राप्त है और वो न केवल एक विशेष समाज से आता और सारा खेल यहाँ पे वोट बैंक का है। आदरणीय भाई साहब मयंक जी ने कहा कि मुझे किसी और टॉपिक पे था, वो नेक्स्ट टॉपिक जिसके डिस्कशन पे है, लेकिन आदरणीय भाई साहब मयंक जी ने भी जो चीज कही कि वास्तविकता है कि ऐसे लोगों को राजनीतिक संरक्षण यदि प्राप्त होता है, वो किसी भी जाति से हो, वर्ग विशेष से हो, ऐसे लोगों के साथ किसी प्रकार की सिंपैथी नहीं होनी चाहिए। और ये भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से इस मामले को उठाया और उस पर फिर कोर्ट के संज्ञान में आया और सरकार पे दबाव बनाया, तब ये जाकर शेख साहब जो शहजादे हैं टीएमसी के, उनकी गिरफ्तारी होती है। तो ये अति संवेदनशील मामला है, इसने सबको साइड कर दिया। हम इसमें राजनीति नहीं चाहते और ना कोई व्यक्ति विशेष या कोई भी चैनल इस पर राजनीति चाहता हो, लेकिन हकीकत यह है कि इतनी घृणित हरकतें होने के बाद भी अगर राजनीतिक तौर पर उसको संरक्षण मिलता है तो ममता दीदी पे सवाल उठेंगे, तमाम उस पार्टी पे सवाल उठेंगे जो इसको लगातार 55 दिन से एक व्यक्ति गिरफ्तार नहीं होता, हाईकोर्ट की संलिप्तता होती है और व्यक्ति चटाक से गिरफ्तार हो जाता है। वहीं से तो पुलिस आई थी कि विदेश से कहीं पुलिस हमने मंगाई थी, पुलिस भी वहीं की थी। गिरफ्तार वो व्यक्ति नहीं होता है, लेकिन हाईकोर्ट की संलिप्तता के बाद वो व्यक्ति यदि गिरफ्तार होता है तो राजनीतिक संरक्षण भी है और वो व्यक्ति कहीं ना कहीं पालन पोषण कर रहा है उस तमाम लोगों का जो इस प्रकार की गतिविधियों में शामिल है। ये इनका कोई पहला मामला नहीं, इससे पहले भाजपा नेताओं की हत्या के मामले में इनको आरोपी किया गया, इसके बाद खाद वितरण घोटाला आया, इसके बाद उन्होंने ईडी पे हमला किया। ईडी पे हमले के बाद जब इनकी गिरफ्तारी हुई थी, आज वहां जश्न का माहौल है। कुछ मीडिया चैनल्स के द्वारा आप फोटोग्राफ देखिए, लोग जश्न मना रहे, वो महिलाएं अपने आप को अब सुरक्षित महसूस कर रही कि ऐसी गतिविधि के बाद उनके अंदर थोड़ा हौसला हिम्मत आई। जब कोर्ट का हस्तक्षेप होता है तो ये चिंता का विषय है पश्चिम बंगाल की तमाम लोगों की, और एक महिला मुख्यमंत्री होने के बाद महिलाओं का शोषण और दोहन होता है तो यकीनन ये अति निंदनीय कृत है। इस पे किसी प्रकार की राजनीति का न कोई स्वरूप है न बन सकता। ठीक है, ठीक है। मयंक जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए मयंक जी। देखिए, जब कोई जितनी जिम्मेदारी सबकी है, जैसे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, वो संत हैं ऐसा वो बताते भी हैं और उनके जो वेशभूषा है वो भी संत वाली है। मुझे ऐसा लगता है कि जब एक माँ बेटी की हत्या हुई दिन दहाड़े जलाकर, एनकाउंटर हो रहे हैं फर्जी, तमाम तरीके के शोषण हो रहा है छात्राओं का, महिलाओं का, बनारस में भी एक बलात्कार हुआ और उनकी फोटो उन युवाओं की योगी आदित्यनाथ जी के साथ वायरल भी हुई। तो मुझे लगता है कि क्योंकि संत है तो मुझे लगता है उन्हें इसकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है और मुझे लगता है कि उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि संत के लिए, साधु के लिए सत्ता महत्वपूर्ण नहीं होती है, महत्वपूर्ण होते हैं उनके जो एथिक्स होते हैं, उनकी जो गरिमा होती है वो ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। मुझे लगता है किसी भी साधु संत या महात्मा के लिए तो जब जिम्मेदारी उनकी ज्यादा है तो उनको फिर जिम्मेदारी लेनी चाहिए और अपना इस्तीफा देना चाहिए। कम से कम सत्ता के लिए थोड़ी ना आए, वो तो सेवा के लिए आए थे। तो
तो जब सेवा नहीं कर पा रहे तो आप इस्तीफा दे दीजिए। ठीक बात है। बताइए जफर, बताइए, जवाब दीजिए। हमारे मयंक भाई ने जिस प्रकार से बताया कि योगी आदित्यनाथ अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं, उनको फर्जी इनकाउंटर स्पेशल एक कम्युनिटी के दिखे होंगे, वो जो सो कॉल कम्युनिटी जिसके ये सबसे बड़े हितैषी हैं, उसी कम्युनिटी के इनकाउंटर इनको सबसे ज्यादा दिखते हैं। इनको माफिया नहीं दिखते, इनको आपराधिक तत्व नहीं दिखते, इनको आपराधिक गतिविधियां नहीं दिखती, लेकिन एक स्पेशल कम्युनिटी का जब इनकाउंटर होता है तो ये सबसे बड़े हितैषी हैं। और ये जो अभी अभी अगर भाई साहब अगर इस टॉपिक पे बहुत ज्यादा स्टडी करके आए होते तो ये शेख साहब की भी जो है पैरवी कर रहे होते, क्योंकि वो भी एक स्पेशल कम्युनिटी से है, और आने वाले समय में जो खेला रचने का खेल है इसमें भी कम्युनिटी का एंगल आ जाता। योगी आदित्यनाथ पे जब आप टिप्पणी करते तो योगी आदित्यनाथ ने जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में सुशासन की व्यवस्था को लागू किया भाई साहब, ये व्यवस्था तमाम आपके उन तमाम जो आपके काले करतूत थे उसके ऊपर ऐसा कटाक्ष किया कि बुलडोजर बहुत तेज दौड़ता है और पुलिस हमारी बड़ी तेज सक्रिय सीधे घुटने के नीचे मारती है, कहती चलो जेल। तो ये व्यवस्थाएं योगी आदित्यनाथ की हैं, ये व्यवस्थाएं उस सुशासन की है, उस सबके साथ सबके विकास की जो समानांतर नीति है। हम उस आधार पर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से कर रहे हैं। गुंडे माफिया या तो उत्तर प्रदेश छोड़ के चले गए या फिर काल कोठरी के पीछे अपनी जीवन यापन कर रहे हैं, उनको बाहर निकलने का बिल्कुल भी मन नहीं है। ऐसा ना हो कि अगला मुकदमा हो और भाई साहब की जो है। मैं कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। मैं अच्छा, जैसे ही वो बाहर आएंगे और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेंगे तभी योगी जी उन्हें फूलमाला लगा के उनका स्वागत भी करेंगे उन अपराधियों का। ये 2-3 शब्द इनके मैंने इस्तेमाल करते हुए। अरे आपके कोई विधायक चले गए हैं, उसके बाद आपके अध्यक्ष जी को नोटिस भी मिल गया सीबीआई का। 2 मिनट पहले आपके विधायक भी चले गए हैं। आप पार्टी बचाओ। मयंक, बुलडोजर से ही एक माँ बेटी की हत्या हो जाती है, उस बुलडोजर को बोलते हुए इनके चेहरे पर मुस्कुराहट आती है, तो इससे मुझे समझ में आता है कि इनके दिमाग में किस तरीके के विचार है। घुटने के नीचे गोली मार देंगे, ये किसी साधु संत महात्मा या उसके समर्थक की भाषा हो नहीं सकती मेरे हिसाब से। बाकी इनकी भाषा अगर ऐसी है तो समाज देख रहा है और सब जनता जनार्दन आने वाले समय फैसला कर ही देती है। बुलडोजर विकास का कभी भी सिंबल नहीं हो सकता, विनाश का सिंबल हो सकता है। और मैं बता दूं, ये जो प्रकृति है ये सब कुछ देख रही होती है। जब आप गलत काम करते हैं तो ये प्रकृति अपने आप इंसाफ करती है। समय का इंतजार करिए, सब कुछ सामने आ जाएगा। अब मैं चाहूंगा वो डिबेट का जो विषय था उस पर बात आ रहे उसी पे। सोनम जी, मैं सोनम के पास आ रहा हूं। सोनम, कुल मिलाकर जो चीजें हैं यहाँ पर देखने को मिली संदेश खाली को लेकर, फिर अब राजनीतिक दल एक दूसरे के ऊपर ये टीटी कर देते हैं। अगर ब्रजभूषण शरण सिंह का मसला होगा तो साहब वो यौन शोषण नहीं है, लेकिन संदेश खाली में जाएंगे तो फिर यौन शोषण है। एक महिला पत्रकार होने के नाते ये किस नजरिए से आप देखती हैं और इस तरीके की घटनाओं को कि भाई वहां पहलवान चिक कर करे थे मेरा यौन शोषण हो रहा। तो अगर हम बात करें उन 13 सालों की जो है उन महिलाओं ने जो यातनाएं झेली हैं शाहजहां शेख की, जिस तरह से उन महिलाओं का चरित्र 13 साल तक हनन किया गया और जिस तरह से उनकी हालत है वहां की उनके दबदबे से, और जिस तरह से वो राजनीतिक लाभ उठा रही है टीएमसी शाहजहां शेख की वजह से, तो ये मयंक जी भूल गए हैं कि वो महिलाओं का दर्द, जिनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं और सिर्फ यही कह रहे हैं कि इस शाहजहां शेख को सजा होनी चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए, ये मयंक जी को नहीं दिखाई दे रहा है। महिलाओं का दर्द नहीं दिखाई दे रहा है। इनको सिर्फ बीजेपी को साधने में सिर्फ मजा आ रहा है कि बीजेपी को साधे हैं। नहीं सोनम, ठीक बात है, आपकी बात ठीक है। मयंक कुछ कहना चाह रहे हैं, एक बार जल्दी से बोलिए मयंक, फिर मैं आ रहा हूं लौट के आपके पास। बोलिए। मातृशक्ति, सभी धर्मों में माँ का स्थान सबसे ऊपर है, कन्याओं का स्थान सबसे ऊपर है। मैं इस बात पे कहता हूं कि भेदभाव क्यों, जहां भी गलत हो रहा है महिलाओं के खिलाफ सब जगह कार्रवाई हो। योगी आदित्यनाथ जी का उत्तर प्रदेश अलग खांचे में चलेगा और कोई और प्रदेश अलग, मैं कह रहा हूं सब जगह कार्रवाई हो। जहां पे भी महिलाओं के साथ अत्याचार हो वहां पे कठोर से कठोर कार्रवाई हो, कोई नया खांचा ना बनाया जाए महिलाओं के लिए। इस प्रदेश में ऐसा होगा, इस प्रदेश में। ठीक है। अवधेश चौधरी, ये डिबेट अब अंतिम चरण में है। क्या ये ऐसा होना चाहिए कि साहब अगर आपकी पार्टी का आदमी फंस गया तो फिर महिला उत्पीड़न नहीं हुआ, अगर दूसरी की पार्टी का आदमी महिला उत्पीड़न कर रहा है, हम तो मान रहे हैं कि दोनों कर रहे हैं, लेकिन बस बचाने की होड़ है। सर, इस तरह की जिस संदेश खाली, चाहे सिंगूर हो चाहे अन्य दूसरे राज्यों में महिलाओं के साथ अत्याचार, उनके साथ शोषण होता है, ये निंदनीय है। ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी दल को इस पर किसी का समर्थन नहीं करना चाहिए, अपराधियों का समर्थन नहीं करना चाहिए, इनका विरोध करना चाहिए, क्योंकि महिलाएं
सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी की नहीं है, वो हमारी भी माँ हो सकती है, हमारी भी बहन हो सकती है, हमारी भी बेटी हो सकती है, इनके साथ शोषण हुआ है। लेकिन ये शेख शाहजहां का हमको बार बार हम लोग ले रहे हैं, तो ये मत समझिए कि सिर्फ टीएमसी में हुआ है, ये वाम मोर्चा के शासन काल में भी हुआ है। आपने सुना होगा कि सिंगूर आंदोलन जब हुआ था नंदीग्राम, तो उसमें एक लड़की के साथ बलात्कार हुआ था, जिंदा जला दिया गया था सिंगूर में। उसमें ममता बनर्जी ने संघर्ष किया था सिंगूर नंदीग्राम को बचाने के लिए। उस समय भी किसानों से जमीन छीना गया था। ठीक है, ये बात है सर। ठीक है। वास्तव में क्या है कि जो सरकार में रहता है उसको कुछ दिखाई नहीं देता, वो कुछ भी करता है, कहीं भी कुछ भी। राजनीतिक हित साधने के लिए सरकारों का इस्तेमाल लोग करते हैं, पार्टियों का इस्तेमाल करते हैं, नेता संरक्षण देते हैं। मयंक, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सीबीआई ने नोटिस दिया है, वो कह रहे हैं हम दिल्ली नहीं जाएंगे। क्या दिक्कत है, जाके वहां बता दें कि हमने कुछ नहीं किया है। बड़ी अच्छी बात कही आपने कि दिल्ली नहीं जाएंगे। आप एक बात का जवाब मुझे लगता है कि सबको देना चाहिए कि सीबीआई की बात कर रहे हैं। मैंने अभी बताया था कम्युनल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन हो गया है। जब अब तो ये समझ में आने लगा है कि जब सीबीआई के नोटिस जारी होते हैं तो ये स्पष्ट होने लगता है कि चुनाव बेहद नजदीक है, इसकी तारीखें आने वाली हैं। जब 7 साल से कोई मामला चल रहा है, जब चुनाव आता है तो एकदम से ऐसा क्या हो जाता है कि सीबीआई एकदम से परेशान हो जाती है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को नोटिस भेजने लगती है। ये स्पष्ट रूप से द्वेषपूर्ण कार्रवाई है। और मुझे एक बात और समझ में नहीं आती है कि क्यों जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है तमाम घोटालों में फंसे हुए, पिछले 2017 से 22 की सरकार में भारतीय जनता पार्टी ने अपने खुद कई मंत्रियों को घोटालेबाजी और भ्रष्टाचार के नाम पे हटाया था। ये बात दूसरी है कि 22 में सरकार आने के बाद फिर लोग बोल रहे वही लोग मंत्री बने हुए हैं। सीबीआई यहाँ क्या कर रही है? सीबीआई क्या सिर्फ एक पपेट बन के रह गई है सरकार का? ये बात भी स्पष्ट होनी चाहिए कि सीबीआई के अपने क्रियाकलापों पे सही से है। सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स सिर्फ और सिर्फ सरकार का एक मोहरा बन के रह गए हैं। ये अपने मूल भाव से, मूल स्वभाव से दूर हो गए। जफर जल्दी से 20 सेकंड में जवाब दीजिए। मैं आ रहा हूं चौधरी जी, बहुत जल्दी, वक्त नहीं है। जफर 20 सेकंड। टिप्पणी कर रहे थे, योगी जी पे टिप्पणी कर रहे थे। मैं भाई साहब को याद दिला दूं, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने एक बहुत अच्छा बयान दिया था, गलतियां बच्चों से हो जाती हैं। तो इस प्रकार की टिप्पणी करने से पहले 100 बार सोचा कीजिए कि टिप्पणी कर रहे हैं तो पूर्ववर्ती जो आपके बयान है उनकी भी आलोचनाएं आ सकती हैं। दूसरी बात जो सीबीआई पे आ जाइए, सीबीआई पे आ जाइए। नेताजी अब गए दुनिया से, सीबीआई पे आ जाइए। बहुत गूगल करके भी सीबीआई की बात जो आप कह रहे हैं लग रहा होगा, लेकिन दिल्ली अगर चले जाते, भाई साहब नहीं गए तो अब उन्होंने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होंगे, तो अगर बतौर गवाह उनको बुलाया जाए, चले जाने दीजिए। क्यों आप लोग इतना वहां आक्रोशित हो जाते छोटी छोटी बातों से? कम से कम थोड़ा सा घूम टहलिएगा, इसी बहाने दिल्ली हो आया करें। ऐसे जो घर के अंदर से ट्विटर राजनीति करे, कम से कम थोड़ा बहुत घूम लेने दिया कि किसी बहाने दिल्ली घूम आए। तो फिलहाल ईडी और सीबीआई को आप गलत मत समझिए। ईडी सीबीआई तमाम उन लोगों के पास जाएगी जो इस प्रकार के कल्प्रिट हैं, उन तक पहुंचेगी। और अगर हमारी पार्टी के भी कल्प्रिट है तो उनकी भी जांच चल रही है, वो बंद नहीं हो गई है। देखिए मयंक जी, ईडी गई और संदेश खाली खुल गया। ईडी ने खोला संदेश खाली। मयंक जी है कि थोड़ा सा ठीक करना चाहिए भाजपा के प्रवक्ता को। सर एक बात, पहली बात तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को गवाह के रूप में नोटिस आया है, ये इन्हें पता होना चाहिए। गवाह में और कल्प्रिट में फर्क होता है। शब्दकोश सोच समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि ये आपको पूरा समाज देख रहा है, इतने बड़े चैनल पे आप बैठे हैं। मेरा कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी का जो वॉशिंग मशीन है, उसमें से जो लोग नेता लोग निकल रहे हैं, जो गुनहगार हैं, जो गवाह नहीं है, जो गुनहगार हैं, उनका क्या हो रहा है? जो समाजवादी पार्टी या अन्य विपक्षी दलों से तमाम नेता भाजपा में जा रहे हैं, जिन पे तमाम तरीके के आरोप थे, जिन पे जांचें चल रही थी, उनको कौन सा व्हाइट वॉश करके उन्हें साफ किया जा रहा है? ये थोड़ा सा सामान्य ज्ञान दे दे तो जो और भी लोग हैं वो थोड़ी जानकारी कर ले, उनका सामान्य ज्ञान ठीक हो जाएगा। कम से कम समाज को ये तो पता चले कि भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन लोटस के नाम पे विधायकों को फरोख्त करती है, अल्पमत की सरकार पूर्णमत की बना लेती है। इस काम में जो एक्सपर्ट है अमित शाह जी, ठीक है। अब वक्त नहीं है मयंक भाई, सॉरी मयंक भाई। अब चौधरी जी बहुत जल्दी में 5 सेकंड केवल बोलिए। एक्चुअली सबका मयंक जी का भी डिबेट सुन रहा था, नवी बीजेपी का सुन रहा था। तब सबसे बड़ी बात है कि ईडी और सीबीआई पे जब चर्चा तो लोग बोलते हैं सरकार का है। तो सर जब लालू जी के ऊपर सीबीआई ने छापा मार अरेस्ट किया था, तो उस टाइम ना बीजेपी थी ना किसी कांग्रेस ने छापा मरवाए थे।
बंगाल में जब शारदा कांड पर जो हुआ था, उसमें कांग्रेस ने सीबीआई करवाया था कोर्ट। सबसे बड़ी बात है कि अगर सीबीआई और ईडी सरकार के इशारे पे काम करती है तो ये विपक्षी लोग कोर्ट में जाकर वो क्यों नहीं करती है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। अवधेश भार्गव जी 10 सेकंड में अंतिम टिप्पणी। ठीक है चौधरी जी। अवधेश भार्गव जी, देखिए, नेताजी को अगर दिल्ली बुला रहे हैं या सीबीआई नोटिस जारी किया और उन्हें मालूम है कि वो निर्दोष हैं, तो जाने में क्या तकलीफ है? उनकी गरिमा बढ़ती है। दोषी तो है ही नहीं ना वो, इन्हें बताइए तो। वो गवाह हैं, वो कह रहे गवाह हैं, वो कह रहे भाई हमसे यहाँ आके लखनऊ पूछ लो, आके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर लो, अब आप टॉर्चर कर रहे हो मेंटली, वो ये कह रहे हैं। नहीं, आप गवाह हैं, मान लीजिए आपको कोई दस्तावेज, और ये होता है कि भाई अब ईडी खेलो, सीबीआई खेलो, ममता जी भी वही बात कहती हैं और अखिलेश जी को भी उसी तरह तंग कर रहे हैं। वो सवाल है। अवधेश जी चले गए मुझे लग रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जफर भाई, अवधेश जी, अवधेश चौधरी जी और मयंक शुक्ला जी, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आप सभी का, बहुत आभार करोड़ों दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं, हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन को देखते हैं। संदेश खाली जैसे घटनाक्रम इसलिए होते हैं कि राजनीतिक संरक्षण होता है और इससे कोई दल शायद ही अछूता हो, कुछ कम कुछ ज़्यादा। यहाँ बीजेपी ने मुद्दा उठाया है और कहीं दूसरे दल उठाते हैं तो उंगलियां बीजेपी की तरफ भी उठती हैं, लेकिन सवाल ओवरऑल समाज का है, पूरी राजनीति का है। राजनीति में ये सैद्धांतिक रूप से कहा जाता है कि धवल और सुचिता की राजनीति होनी चाहिए, लेकिन राजनीति इस बात के लिए नहीं होनी चाहिए कि शेख शाहजहां जैसे जो लोग हैं, माफिया हैं, दुराचारी हैं, ये हर जगह हैं, हर राज्य में हैं, और कमोवेश लगभग अपवादों को छोड़ दिया जाए तो सब राजनीतिक दल डूबे हुए हैं इस तरह के लोगों के साथ में। जनता को तय करना चाहिए, आने वाला चुनाव आ रहा है 2024 का, जनता तय करे कि हम इस तरीके के लोगों के दबाव में वोट नहीं देंगे। इस तरीके के खराब गंदे लोग अगर टिकट लेकर किसी दल का आ गए तो उनको वोट नहीं देंगे। तो मुझे लगता है फिर संदेश खाली जैसा दंश और त्रास आप सबको नहीं सहना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।